हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड यूजर आशीष बचवानी। हम पढ़ रहे हैं आज स्टैंडर्ड 9 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, जहां पे हम आखिरी पार्ट पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में। सो हमने पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। थर्ड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय और किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन कौन से नियम महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पंचायती राज शुड बी एस्टैब्लिश बाय द स्टेट, मतलब कि गांव के अंदर ग्राम पंचायत जो होता है, जिस तरह से शहर में हम लोग देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन काम करती है, इसी तरह से गांव में भी एक पंचायत होता है जो गांव को मैनेज करता है, गांव का डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। सो पंचायती राज शुड बी एस्टैब्लिश बाय द स्टेट, राज्य को हर गांव के अंदर एक पंचायती राज एस्टैब्लिश करना चाहिए। फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड, मतलब कि इसके लिए अच्छे लीडर होने चाहिए, अच्छे ऑफिसर होने चाहिए गांव के अंदर, उनको अच्छे खासे पैसे भी मिलने चाहिए। जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो राज्य सरकार के पास टैक्स आता है, उसका कुछ ज्यादा तक हिस्सा गांव तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वहां पे जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो और सही तरह से हो। स्टेट शुड बी सेपरेट इट सर्विस फॉर कॉर्पोरेट माइंडनेस, मतलब कि स्टेट जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उनको बिजनेस पर्पज से ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे वो पैसे कमाए। इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इट शुड बी अ लिबर्टी, मतलब कि आजादी होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होने चाहिए जजेस पे। जो भी न्यायाधीश होते हैं राज्य में, जो न्याय प्रोवाइड करते हैं बिना किसी भेदभाव पे, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। वो हर एक इंसान को इक्वल समझे और वो बिना किसी भेदभाव को, बिना किसी डरे, बिना किसी भेदभाव के हिम्मत से सबको इक्वल न्याय दे, ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए। हालांकि आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा जज को जज जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है या फिर उनको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाता है कि वो निर्णय को बदले, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, भारत में हर एक राज्य को अपने देश के अंदर और देश को विश्व के अंदर शांति बनी रहे ऐसे नियमों की रचना करनी चाहिए। सभी लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए और ऐसी चीजों को, ऐसे रिलेशन को एस्टैब्लिश करने चाहिए कि भारत के राज्यों के हर एक दूसरे राज्य के साथ संबंध अच्छे हो ही हो, बट भारत के हर एक राज्य के बाकी देशों के साथ भी संबंध कैसे हो, अच्छे हो, ऐसे नियम बनाने चाहिए। सेकंड अगर हम देखिए पॉइंट नंबर 4, तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसी। सो गवर्नमेंट ने एजुकेशन में भी काफी अच्छा सुधार करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा नियम बनाया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज बिटवीन 6 to 14, 6 से लेके 14 सालों के बच्चों तक, मतलब कि 7th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री एजुकेशन, मिड डे मील जो आगे पढ़ के गए, दोपहर का मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म एंड बुक्स जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ताकि हर एक गांव में, हर एक जगह पे, हर एक बच्चे को मिनिमम एजुकेशन मिले, वो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख ले, ताकि समाज में कुछ अच्छा हम लोग सुधार कर सकें। और इसके लिए नियम बनाया गया फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन, जो नियम बना 2009 के अंतर्गत, 2009 में बना। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द स्टेट हेरिटेज, हर एक राज्य में अलग अलग हेरिटेज है। अगर हम बात करें यूपी बिहार, तो वहां पे ताजमहल है, यमुना है, क्योंकि हरिद्वार है। पंजाब में जाए तो अमृतसर है, गुजरात में आए तो हमारे पास अहमदाबाद है, वडोदरा, सूरत, तो यहाँ पे भी बहुत सारे हेरिटेज है। तो हर एक राज्य में, हर एक सिटी में अपनी अपनी हेरिटेज है, अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी पहचान। तो वहां पे जितनी भी हेरिटेज है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी कल्चरल प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सारी चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज प्लेस फ्रॉम डिस्ट्रोशन, मतलब कि इनको टूटने से, इनको लूटने से, ओके, इनका बिखर जाने से, खराब होने से, ओके, इन सारी चीजों से इनको बचाना चाहिए। डेट्रियोटेशन मतलब कि इनका बिखर जाना, टूट देना, किसी ने इसको तोड़ दिया, गंदगी फैला दी, इन सारी चीजों से, इन पुरानी चीजों को, पुरातत्व चीजों को बचाए रखनी चाहिए। स्टेट शुड हैव द एम, हर एक राज्य का अलग अपना नियम होना चाहिए कि वो अपने राज्य में जो भी कल्चरल चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, हिस्टोरिकल चीजें, उनको संभाल के रखे और उनकी व्यवस्था के लिए एक अलग से एजेंसी बनाए जो इन सारी चीजों का देखरेख करती हो, साफ सफाई करती हो। सिमिलरली अगर हम देखें पॉइंट नंबर 5 पे, तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी, और सबसे अंत में आता है स्वास्थ्य के संबंधित नियम। पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन शुड बी प्रोवाइडेड, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है, जो भी जगह पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए, और वेलनेस मतलब कि स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसी जगह होनी चाहिए।
इसके लिए भारत सरकार में स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की और ये एक अभियान भी शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत हर एक गांव, हर एक सोसाइटी के आसपास जहां पे भी लोग हैं वो कचरा कचरे के डिब्बे में फेंकें, डस्टबिन में फेंकें, अपने आसपास घर का जो वातावरण है, अपने घर का वातावरण है वो साफ सुथरा रखें। ओके, और आसपास में जितने भी लोग हैं उनका स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड करें। सिमिलरली हमें बेटर न्यूट्रिशन मतलब खाना भी अच्छा लेना चाहिए, फूड अच्छे लेने चाहिए। ओके, और लोगों को भी अच्छी हेल्थ मिले, इसके लिए खाना भी अच्छा हो और वातावरण भी अच्छा हो, इसके लिए नियम व्यवस्था बनाई गई थी। प्रोहिबिटेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, जैसे जो भी चीजें हार्मफुल हैं, जिनसे हमारी जो शारीरिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है, जैसे कि दारू है या फिर ड्रग्स है, इन सारी चीजों को प्रोहिबिटेट करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए हर एक राज्य को। हालांकि ये हर एक राज्य का अपना निजी निर्णय है कि वो कुछ कुछ चीजों को अनुमति देता है या नहीं। भारत में हर जगह पे ड्रग्स को अनुमति नहीं दी जाती, हालांकि जो ड्रिंक्स है, जो दारू है, लिक्वर है, उनको कुछ कुछ राज्यों में अनुमति मिलती भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार इन चीजों के खिलाफ है, तो भारत में आपको लिक्वर मतलब कि दारू नहीं मिलता, इनके स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया है। बट यही चीज आपको राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में मिल जाएगी। सो राज्य व्यवस्था अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उससे टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है और नियम भी बना सकती है। इट शुड बी फर्दर बैन, इसको अगर बाद में चाहे तो बाद में भी बैन कर सकती है और अभी चाहे तो अभी बैन भी कर सकती है, या कुछ कुछ चीजों का बैन हटा भी सकती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। इट विल क्रिएट द हेल्थ हैजर्ड, इन चीजों से हमारी स्वास्थ्य जो है खराब होती है, लोगों के स्वास्थ्य पे, शारीरिक चीजों पे और मानसिक चीजों पे असर होता है, इसलिए इनको बैन कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट ने कुछ कुछ राज्यों में इनको बैन भी किया है। देखो, आपको किसी भी टॉपिक में कोई चीज समझ में नहीं आ रही या फिर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप बिना झिझक के, बिना दिक्कत के आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस टॉपिक में क्या हमें समझ में नहीं आया। सो गाइस, ये थे हमारे 5 टॉपिक्स। इसमें भी कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं, टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट मीन द लेटेस्ट अमेंडमेंट, हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है, जो भी चीजें हैं, उनको लेटेस्ट अमेंडमेंट मतलब कि अच्छी टेक्नोलॉजी से संभालने की कोशिश करनी चाहिए, उनको प्रिजर्व करनी चाहिए, चाहे वो जंगल हो, नदी हो, पर्वत हो या फिर कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह ही क्यों ना हो। उनको संभालना राज्य की तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतनी ही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वहां पे कचरा ना फेंके, वहां पे थूके नहीं, वहां पे गंदगी ना करें, वहां पे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं जंगल्स में, उनको परेशान ना करें। ओके, हाइजेनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन, आसपास की जगहों में अच्छा वातावरण क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, किसी भी जगह पे हो। सबसे ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जहां पे भी वर्कर काम करते हैं, जहां पे ऐसी एरिया जहां पे लेबर्स होते हैं, जहां पे आना जाना बहुत होता है वर्कर्स का, ऐसी जगह हाइजेनिक होनी चाहिए, एकदम स्वच्छ और साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसको रोज बरोज साफ करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय में सबका क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और सबका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। किसी भी समाज के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये समाज के लोग हैं, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, कि किसी भी पर्टिकुलर समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी जाति, प्रजाति, किसी सरनेम के लोग, इनको आप टारगेट नहीं कर सकते कि इन्हीं का डेवलपमेंट हो, किसी और का डेवलपमेंट ना हो। तो मैं कहता हूं कि सबका इक्वली डेवलपमेंट होना चाहिए और राज्य सरकार भी यही चाहती है, केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि सबका इक्वली डेवलपमेंट हो। एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू मेंटेन द मेंटल हेल्थ, समय समय के अनुसार लोगों को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, इसलिए टेलीविजन बनाया गया, जिसमें आपको अलग अलग चैनल्स, मूवीज, सॉन्ग्स या फिर अलग अलग खेल में अगर आप रुचि रखते हो तो आपको फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसी चीजों का भी जो गवर्नमेंट है ध्यान रखती है और अरेंज करती है। हालांकि अभी हमारा टूर्नामेंट चल रहा है आईपीएल का, तो आप देख सकते हो जो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाया गया है, ताकि लोग उसे देखें और इसे एंजॉय करें। ओके, दिस प्रोविजन शुड बी कैप्ट इन द कंसर्न बाय द स्टेट, इसमें हर एक राज्य का, हर एक केंद्र सरकार का, हर एक राज्य का इक्वल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। आप मैच जो अरेंज करते हो तो राज्य के किसी भी स्टेडियम में, किसी भी राज्य में आप अरेंज कर सकते हो, किसी भी कंट्री में आप अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे हमारी अभी आईपीएल जो है दुबई में चल रही है, तो ये केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का निर्णय होता है कि वो किस तरह से लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहती है एंटरटेनमेंट में। सिमिलरली आप देख सकते हो कि आप गवर्नमेंट आपको मूवीज जो है, सॉन्ग्स जो है टीवी पे प्रोवाइड करती है। अभी अभी आपने लॉकडाउन में पूरी महाभारत और रामायण भी देखी, जो एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस की गई थी, टेलीकास्ट की गई थी। गाइस, आगे हम बढ़े यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनविसेज द फ्यूचर सोसाइटी। अब देखो, मैं यहाँ तक तो जो लास्ट टॉपिक जो था, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल खत्म हो गए, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल और हमारे जो राइट्स हैं उन दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो एनविसेज द फ्यूचर सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी का फ्यूचर है वो बताती है कि जिस तरह से आप नियम बनाओगे, जिस राज्य में जैसे नियम, उस राज्य का उतना अच्छा भविष्य। ओके, वो क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइड करती है, राज्य सरकार को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस रास्ते में जाना है, किस तरफ जाना है और आपका ध्येय किस तरफ है।
जैसे अगर किसी सिटी में, मान लो सूरत है, राजकोट, किसी सिटी में बहुत ही कड़क नियम है कि आप थूकोगे तो फाइन पे करना पड़ेगा, आप कचरा फेंकोगे तो फाइन पे करना पड़ेगा। तो 10,000 15,000 जब 5-10 लोग फाइन पे करेंगे तो बाकी के लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे, जो रास्ते पे कचरा फेंक रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कड़क नियम अप्लाई कर सकती है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि हमें आउट ऑफ कंट्री जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा फील हमें इंडिया में ही मिल सकता है अगर हम थोड़े बहुत नियमों को कड़क कर दें। तो भारत में अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग गोल बता सकें, हमारा गोल जो अचीव कर सकें। अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल टेकन केयर बाय द स्टेट। हर एक राज्य चाहती है कि उनकी सोसाइटी का, उनके राज्य का अच्छा खासा विकास हो, समाज का विकास हो और अच्छे नियम बनाए जाए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पैसे कमाने की, रहने की, खाने पीने की। देखो फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले गए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये लिमिट करती है राज्य के नियमों को, मतलब कि राज्य के नियमों को बांधने की कोशिश करती है। जैसे राइट टू फ्रीडम, आप कुछ भी बोलोगे, राइट टू स्पीच, आप कुछ भी गाली गलौज बकोगे, जाहिर में आओगे। ओके, राइट टू इकोनॉमिक, मतलब कि आप इकोनॉमिकल राइट, आप कोई भी बिजनेस करोगे तो थोड़ी चलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स आपको जितनी आजादी देता है उतनी स्टेट के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इन दिक्कतों का सामना करने के लिए, इन दिक्कतों से बचाने के लिए, इन फंडामेंटल राइट्स को कुछ लिमिट तक बांधने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए, ओके, जो इन नियमों का सामना कर सके। तो देखो एक फंडामेंटल राइट्स है, आपको पूरा राइट है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो सामने आपके खड़े होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नियम जो आपको बांध के रखते हैं। आपको आजादी है, आप अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज करो, मंदिर में मैरिज करो, शादी मैरिज में, आप कहीं पे भी मस्जिद में मैरिज करो, या फिर आप किसी ऐसी जगह हो जाओ जहां पे, जैसे आप मस्जिद में जा सकते हो, आप अगर हिंदू है तो, आप ख्रिस्ती हो तो आप मंदिर में जा सकते हो। इन सारी चीजों की आजादी है, बट ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी करने की आजादी तो आप कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो, नहीं, ये सारी चीजों की आपको कोई आजादी नहीं दी गई है। बी केयरफुल, ओके। तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, राज्य में किसी जगह पे भी जा सकते हो, किसी भी चीजों को एडॉप्ट कर सकते हो, बट आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है लिमिट है, लिमिटेड है, उसके सामने डायरेक्टिव प्रिंसिपल खड़े हैं जो राज्य को मजबूत बनाते हैं। एक साइड राज्य को फंडामेंटल राइट्स जो है कमजोर करते हैं बट लोगों के लिए अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के लिए अच्छे हैं तो लोगों के लिए बुरे, बट ये दोनों एक दूसरे की लिमिटेशंस हैं और ये कहीं ना कहीं राज्य को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सो फंडामेंटल राइट मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट क्या करता है, हमें आजादी देता है, हमारी आजादी को सही तरह से इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करेगा, हमारी सोसाइटी को इंप्रूव करेगा, नियम और व्यवस्था को कड़क बनाएगा, इसको भेदभाव ना हो उन चीजों का ध्यान रखेगा, अच्छे गोल बनाएगा और सोसाइटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। और सोसाइटी में ऐसे रिलेशन क्रिएट करेगा कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। देयर इज अ नो अपोजिशन बिटवीन देम। हालांकि डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई ऐसी दुश्मनावट नहीं है कि ये करो तो ये मत करो, ये करो तो ये मत करो। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर ये हेड है तो ये टैल है, दोनों की इतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस है और इक्वल दोनों की मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है। दोनों को हम इक्वली समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जितने जरूरी है उतने ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अगर दो हैं तो कंप्लीट है, दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो समाज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। सो गाइस आई होप सो कि आपको सिविक्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। प्लीज वहां नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें और थोड़ा सा अपना भुगतान करें। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।